हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, अर्थात इन्हें प्रकृति वर्णन करना बहुत ही अच्छा लगता था। इस पाठ में भी कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति में पावस ऋतु का वर्णन किया है। हमारे पाठ का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु। इस पाठ में कवि ने वर्णन किया है कि जब पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो वहाँ पर प्रकृति जो है पल पल में किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। कभी बादल छा जाते हैं, कभी आसमान में बादल ऐसे लगते हैं कि धुआं छाया हुआ है, या फिर झरने मोती के समान लगते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, पल पल परिवर्तित यानी कि क्षण क्षण में बदलना, थोड़ी थोड़ी देर में बदलना, प्रकृतिवेश यानी प्रकृति अपना रूप बदल रही है। मेखलाकार यानी करधनी के आकार की, जो पहाड़ हैं वो करधनी के आकार के हो गए। करधनी जिनको महिलाएं जो कमर में पहनती हैं, करधनी, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहाड़ों की उपमा करधनी से कर दी है। पर्वत अपार, अपने सहस्त्र, सहस्त्र यानी हजारों, द्रग अर्थात आँखें या नेत्र, सुमन यानी फूल, द्रग सुमन अर्थात फूल रूपी आँखें। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक यानी देखना। नीचे जल में निज, निज यानी अपना, महाकार यानी अपना आकार। चरणों में पला ताल अर्थात पर्वत के चरणों में क्या है, ताल यानी तालाब है। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण, दर्पण आईना, विशाल यानी बहुत ही बड़ा। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है और वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है पल पल में परिवर्तित हो रही है। अर्थात वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही प्रकृति अपना रूप हर क्षण में बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, आगे कवि कहते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके जो पहाड़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो करधनी के समान हो। पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बहुत ही विशाल है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और उसको कवि ने यहाँ पर करधनी के आकार की संज्ञा दे दी है। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, पर्वत पर क्या है, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। पर्वत पर बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही वो जो पुष्प हैं, जब उनको वर्षा का जल मिल रहा है तो वो खिल गए हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस पर्वत पर हजारों जो पुष्प खिले हुए हैं वो ऐसा लग रहा है अपनी फूल रूपी आँखों को फाड़ कर देख रहे हैं, अर्थात फूल रूपी आँखों से देख रहे हैं। यहाँ पर द्रग सुमन में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है या उस पर आरोप लगा दिया जाता है। जैसे कि उपमेय क्या होता है, जिसकी बात की जा रही है। जैसे यहाँ बात की जा रही है सुमन की, सुमन अर्थात फूलों की, और इसकी तुलना किससे की जा रही है, द्रग नेत्रों से। यहाँ पर फूलों को ही आँखों का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कोई काव्य सौंदर्य का प्रश्न आता है तो वहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कवि कह रहे हैं कि जो पर्वत है वो बहुत ही अपार यानी बहुत बड़ा है,
काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और उस पर क्या है, हजारों फूल लगे हुए हैं जो अपनी फूलों रूपी आँखों से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक यानी जो पर्वत है वह क्या है, देख रहा है जल में अपने ही आकार को। कैसे देख रहा है? जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब जो पर्वत है, जब पर्वत का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर क्या है, तालाब बहता है और उस जो पर्वत का जो प्रतिबिंब है वह क्या है, उस जल में साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पर्वत है वह अपनी फूल रूपी आँखों से अपने प्रतिबिंब को उस तालाब में, अर्थात उस तालाब में, दर्पण में वो देख रहा है। यहाँ पर ताल को दर्पण की उपमा दी है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर ताल को क्या बता दिया है, दर्पण बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है और प्रकृति जो है पल पल में अपना रूप बदल रही है। आगे कवि कहते हैं कि जो पर्वत हैं वह करधनी के समान प्रतीत हैं हो रहे हैं, अर्थात गोलाकार रूप में हैं और उन पर्वतों पर हजारों पुष्प लगे हुए हैं और जो पुष्प हैं वह उनको संज्ञा दे दी है फूल रूपी आँखों की, अर्थात वो पुष्प ऐसे लग रहे हैं कि वह पुष्प ना होकर नेत्र हों, अर्थात आँखें हों। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। और जो पर्वत है वह अपनी फूल रूपी आँखों से नीचे जो तालाब है उसमें अपने विशाल आकार को देख रहा है, क्योंकि जो पर्वत के चरणों में जो तालाब है वह बहुत ही बड़ा है और उसका स्वच्छ जल दर्पण के समान, अर्थात आईने के समान प्रतीत हो रहा है। और कवि कल्पना करते हुए यह कह रहे हैं कि वह पर्वत ऐसा लग रहा है कि अपने विशाल आकार को उस तालाब में निहार रहा हो, अर्थात देख रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गिरि अर्थात होता है पहाड़, गौरव यानी यशगान करना, बखान करना, झरझर, झरझर जो पानी बह रहा है उसकी ध्वनि के लिए प्रयुक्त हुआ है। मद यानी मस्ती में, नस नस जो हमारी नसें होती हैं उनकी बात हो रही है, यानी जोश भरना। उत्तेजित कर यानी नस नस में उत्तेजना पैदा हो जाती है, अर्थात जोश पैदा हो जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं यानी बहते हैं। झाग जो फैन होता है उसको झाग बोलते हैं। निर्झर यानी झरना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु का समय होता है और पहाड़ों पर झरने जो हैं वो तेज़ गति से बहने लगते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी जब उन और भर गिरता है तो झरने क्या है, पूरे भर जाते हैं, वो और भी तेज़ गति से बहने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, कि जब झरने वर्षा ऋतु के समय बहने लगते हैं तो ऐसा लगता है उनके अंदर से जो झरझर की ध्वनि आती है, जो पानी बहता है उसकी ध्वनि आती है, उससे क्या होता है, नस नस उत्तेजित हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति उन झरनों को देख रहे होते हैं, अर्थात दर्शक कह सकते हैं हम, जो दर्शक उनको देख रहे होते हैं वो झरने अपने पूरे वेग के साथ बहते हैं और उनको देखकर देखने वाले के मन में जोश का संचार होने लगता है, अर्थात उसका मन भी आनंदमय हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि जब वो झरने बहते हैं तो किस प्रकार प्रतीत होते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि कहते हैं कि जब वो झरने तेज प्रवाह के साथ बहते हैं, जब वो पहाड़ से नीचे की ओर गिरते हैं, तब ऐसा लगता है कि वो पानी ना होकर कोई मोती की माला हो जो पहाड़ के ऊपर से लेकर नीचे तक लटक रही हो।
और यहाँ पर झरनों को मोती की माला की संज्ञा दे दी है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। इस प्रकार वर्षा ऋतु के समय पहाड़ों से निकलने वाले झरने पूरे झाग के साथ बहते हैं और वो जो झाग है वह मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होता है। एक बार इसका अर्थ जान लेते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहाड़ से निकलने वाले झरने हैं वह पहाड़ के यश का गान कर रहे हैं, अर्थात पहाड़ की महिमा का बखान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वह पूरे तेज गति के साथ, पूरे आह्लाद के साथ बह रहे हैं और जो दर्शक उनको देख रहे हैं उन झरनों को देखकर उनके मन में भी जोश और स्फूर्ति का संचार होने लगता है। आगे कवि कहते हैं कि वे झरने जो उनसे झाग निकल रहा है, जब वो तेज गति से पानी बहता है तो वो जो झाग निकल रहा है वह ऐसा लग रहा है कि वह पानी ना होकर कोई मोती की माला ऊपर से नीचे तक लटक रही हो। आइए आगे पढ़ते हैं। गिरिवर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर यानी पहाड़, उर यानी हृदय यानी कि पहाड़ के नीचे वाली जगह से उठ कर, उच्च कांक्षाओं यानी ऊंची इच्छाएं, ऊंची आकांक्षाएं, तरुवर यानी पेड़, झांक रहे देख रहे, नीरव नव पर यानी जो खाली आकाश है उसको देख रहे हैं, अनिमेष यानी अपलक देखना यानी बिना पलक झपकाए देखना, एकटक देखते रहना, अटल यानी सीधे खड़े हैं, कुछ चिंता पर यानी जो चिंता पर यानी कुछ सोचने की मुद्रा के लिए ऐसा कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि गिरिवर से उठ कर यानी कि जो पहाड़ है उसका जो उर यानी हृदय, जो निचला हिस्सा है वहाँ से पेड़ जो हैं काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच गए हैं, यानी उन्होंने काफ़ी लंबाई ले ली है। कवि कह रहे हैं कि वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी कुछ ऊंची आकांक्षाएं हों, यानी कुछ उनकी इच्छाएं हों। ऐसा लग रहा है कि वो मनुष्य से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं झांक रहे नीरव नव पर। कवि कह रहे हैं कि वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं कि वो खाली आकाश को देखना चाहते हैं, जो ऊपर आकाश है उनको छूना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आकाश को एकटक देखे जा रहे हैं, सीधे खड़े हुए हैं, स्थिर रूप में हैं और कुछ चिंता पर, और ऐसा लग रहा है कि वो स्थिर रहकर कुछ चिंताग्रस्त हैं, अर्थात कुछ सोच रहे हैं। आइए एक बार फिर से अर्थ जान लेते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पहाड़ के निचले हिस्से से जो कुछ पेड़ हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, अर्थात उनकी बहुत सी इच्छाएं हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं और ऊपर आकाश को देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए सीधे खड़े हुए स्थिर मुद्रा में खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी घोर चिंता में डूबे हुए हों। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर पर्वत प्रदेश का बहुत ही रोचक वर्णन किया है और पूरे पाठ में मानवीकरण अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे साल, उड़ गया धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भूधर अर्थात पहाड़, वारिद के पर यानी बादल के पंख, रवशेष यानी जो झरनों की आवाज़ उन्होंने बहना तो बंद कर दिया है लेकिन उनकी कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, शेष रह गई है, उसके लिए आया है यहाँ पर। निर्झर अर्थात झरना, है टूट पड़ा भू पर अंबर यानी पृथ्वी पर आकाश टूट पड़ा है। सबे साल
ये क्या, सभय साल क्या होता है? एक वृक्ष का नाम है। उठ गया धुआं, जल गया ताल। ताल तालाब, जलद का अर्थ होता है बादल, यान जो विमान होता है, विचर विचर यानी घूमना, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु का ही वर्णन किया है और अचानक से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताया है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर अर्थात पहाड़। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ आकाश में उड़ने लगा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अचानक से बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया है और ऐसा लग रहा है कि बादल जो हैं अभी पृथ्वी पर आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ है वह उड़कर आकाश में घूमने लगा है। फड़का अपार वारिद के पर, और जो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने बादल रूपी पंख, वारिद के पर, यहाँ पर बादल रूपी पंख आएगा तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने बादल रूपी पंख लगा लिए हैं और वह फड़क रहा है, अर्थात अपने पंखों को हिला रहा है। आगे कवि कहते हैं, रव शेष रह गए हैं निर्जर। वर्षा बंद हो गई है लेकिन अभी भी झरनों से पानी के बहने की आवाज़ कुछ शेष रह गई है, अर्थात धीमी हो गई है, और जो झरने की झरझर आवाज़ आ रही है वह बहुत ही प्रिय लग रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। आगे कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो आकाश है वह पृथ्वी पर टूटकर गिर रहा हो, क्योंकि ऐसा बादल जो हैं वर्षा ऋतु के मौसम में काफ़ी नीचे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो पृथ्वी को छूने ही वाले हैं। आगे है धस गए धरा में सबे साल। सबे साल एक वृक्ष का नाम है जिनकी ऊंचाई काफ़ी होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के मौसम में जो बादल हैं इतने नीचे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो सबे साल जो वृक्ष है वह डर के भयभीत होकर कहीं छुप गए हों। वास्तव में उन्हें बादलों ने ढक लिया है, जो कि अब दिखना बंद हो गए हैं। आगे कवि कहते हैं, उठ गया धुआं जल गया ताल। और जो पर्वत की तलहटी में जो तालाब है उससे क्या है, वाष्प बनकर पानी उठ रहा है, अर्थात बादल बन रहे हैं। लेकिन दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में आग लग गई हो और वहाँ से धुआं उठ रहा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो बादल हैं वह धुएं के समान प्रतीत होने लगते हैं। यूँ जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि जो इंद्र देवता हैं वह बादल रूपी यान में विचर विचर यानी घूम घूम कर, बादल रूपी यान में घूम घूम कर इंद्रजाल खेल रहे हैं। अर्थात जो बादल हैं कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढक लिया है और वो नए नए प्रकृति के रूप दिखा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंद्र देवता बादल रूपी यान में घूम घूम कर अनेक खेल दिखा रहे हैं, अर्थात जादू रूपी खेल दिखा रहे हैं। आइए एक बार अर्थ को फिर से समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ अचानक से आकाश में उड़ने लगा हो और उसने बादल रूपी पारदर्शी पंख लगा लिए हों और वह उन्हें फड़का रहा हो। आगे कवि कहते हैं कि झरने जो हैं उन्होंने बहना बंद कर दिया है, परंतु उनकी अभी भी शेष ध्वनि आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आकाश है वह पृथ्वी पर टूटकर गिर रहा हो। आगे कवि कहते हैं कि जो सबे साल नामक जो वृक्ष है वह ऐसा लग रहा है कि भयभीत होकर ज़मीन में धंस गए हों, क्योंकि बादलों ने उन्हें चारों तरफ से ढक लिया है और अब वे दिखाई देना बंद हो गए हैं।
आगे कवि कहते हैं कि जो पर्वत की तलहटी में तालाब है उसमें से बादल बन रहे हैं, परंतु देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस तालाब में आग लग गई हो और उनसे धुआं उठ रहा हो। अंत में कवि कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र देवता अपने बादल रूपी यान में बैठ बैठकर अनेक खेल हमें दिखा रहे हैं। इस प्रकार बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।